और कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पर बात करना शुरू किया था और हमने कई सारे एस्पेक्ट देखे सीएपीएम से रिलेटेड। आज हमें सीएपीएम का ही एक हिस्सा बीटा, जो कि आप जानते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, आज हमें इसके कैलकुलेशन पर बात करनी है। और बीटा का जो फॉर्मूला है, आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अगर फॉर्मूला में, तो हम यहाँ पर कोवेरियंस यूज कर रहे हैं। और अगर आप बीटा का एक और फॉर्मूला देखें तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पर इवन कोरिलेशन भी यूज करेंगे। तो मैं ना आपको पहले जल्दी से पुराना जो हमने पढ़ा था कोवेरियंस वगैरह कोरिलेशन, वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि अगर वो याद नहीं होगा तो बीटा के फॉर्मूला को रिटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ, पुराना जो हमने पढ़ रखा है मैं जल्दी से एक बार उसको आपको रिवाइज करवा के फिर हम वापस बीटा पर आते हैं। ठीक है, आइए जरा। आपको याद होगा मैंने आपको पीछे एक समरी बनवाई थी और उस समरी में हमने सारे के सारे फॉर्मुलाज को रिवाइज किया था। आइए जरा हम एक बार वापस से वो सारे फॉर्मुलाज को रिवाइज करके फिर अपने बीटा की कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमने कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स देखे। सबसे पहले हमने एक टूल देखा था मीन, जो कि बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न था। दो तरीके से निकाला था, पास्ट ईयर के डेटा की मदद से और फ्यूचर एस्टिमेट्स की मदद से। जब हमने पास्ट ईयर के डेटा को बेस लिया तो हमने पास्ट ईयर के सारे रिटर्न्स का टोटल किया और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, ये हमारा मीन आया। और अगर हमें फ्यूचर के एस्टिमेट्स दे रखे थे तो फिर हमने क्या किया, फ्यूचर में जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन के हमें रिटर्न दे रखे हैं उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते चले गए और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उनको टोटल कर दिया और हमने कहा वो फिर मीन हो गया। हमने देखा कि जो ये नंबर ऑफ ईयर्स वाला मतलब पास्ट ईयर का जो डेटा था, यहाँ पर हम जो कर रहे थे एक सिंपल एवरेज था और यहाँ जो हम कर रहे थे एक ये वेटेड एवरेज था। फिर हमने रिस्क कंप्यूट करना सीखा। रिस्क मतलब कि जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वही मिलेगा या वेरी करेगा, मतलब वेरिएशंस, डेविएशंस। तो डेविएशन जो था वो मेजर करता था स्टैंडर्ड डेविएशन। और डेविएशन कहाँ से? मीन से। मीन को हम स्टैंडर्ड मान रहे थे, मीन से हम कितना डेविएट करते हैं। और इसको भी हमने दो तरीकों से कंप्यूट किया, x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर रूट, x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर रूट। और हमने कहा था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही रिस्क बताते हैं, लेकिन जो वेरिएंस है वो थोड़ा सा स्क्वायर्ड फॉर्म में बताता है रिस्क। तो इसलिए अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो हम बोलते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस पर हम ऑलरेडी अच्छे से बात कर चुके हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही रिस्क है, लेकिन दोनों में फर्क किस चीज का है? वो छतरी का, स्क्वायर रूट का। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में से स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो फिर वो वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाता है। या फिर ये कहें कि हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा तो वेरिएंस आ जाएगा। नहीं, या फिर हम ये कहें कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इस पर हम ऑलरेडी अच्छे से बात कर चुके हैं। फिर हमने एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की थी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली क्या था? हर एक परसेंट रिटर्न कमाने के लिए हम कितना रिस्क ले रहे हैं, तो इसलिए फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। अब जो बेसिकली यूज होना है बीटा की कंप्यूटेशन में, वो यूज होना है ये कोवेरियंस और कोरिलेशन का फॉर्मूला। कोवेरियंस और कोरिलेशन का फॉर्मूला बेसिकली यही हमें डिस्कस करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक ही बात है, दोनों रिस्क बताते थे। लेकिन अगर हम कहें इन दोनों में से ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है, बेहतर कौन सा है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को बेहतर मान रहे थे, क्योंकि वेरिएंस में ना स्क्वायरिंग थी डेविएशन की। तो स्क्वायरिंग हटाने के लिए, आपको याद है ना मैंने बताया था कि अगर हम वेरिएंस को देखें तो x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, आपने डेविएशन का स्क्वायर कर दिया तो जो अगर मेरे को इसको एक यूनिट देना हो तो वो यूनिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हमने फिर क्या कर दिया? स्क्वायर रूट ले लिया, और जैसे ही ये स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर हट के वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो बेहतर तो स्टैंडर्ड डेविएशन था। कोवेरिएंस और कोरिलेशन, ये ध्यान रखें, ये हर एक सिक्योरिटी का नहीं आता, ये दो सिक्योरिटीज के बीच में आता है। मतलब दो सिक्योरिटीज का एक कोवेरिएंस या फिर एक ही कोरिलेशन होगा। ये दोनों के दोनों जो थे हमें मूवमेंट बता रहे थे कि दो सिक्योरिटीज अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन या कोवेरिएंस है। दो सिक्योरिटीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो हम बोलते हैं उनके बीच में नेगेटिव कोवेरिएंस या फिर कोरिलेशन है। मतलब इनके आगे प्लस या माइनस का साइन पक्का पक्का होगा। प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव कोरिलेशन है या कोवेरिएंस है, और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है इनके बीच में इनवर्स या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो कोवेरिएंस था बेसिकली वेरिएंस से ही आया कोवेरिएंस। बस यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये दो सिक्योरिटीज के बीच का जॉइंट वेरिएशन था, जॉइंट वेरिएशन था, कंबाइंड वेरिएशन था। इसलिए हमने एक वेरिएशन लिया एक सिक्योरिटी का और दूसरा वेरिएशन लिया दूसरी सिक्योरिटी का। आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने एक वेरिएशन सिक्योरिटी एक्स का लिया, दूसरा वेरिएशन सिक्योरिटी वाई का लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।
और ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी वाला केस है तो फिर हमने फिर मतलब अगर नंबर ऑफ ईयर्स है तो इन दोनों के कंबाइंड वेरिएशन को n से डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी वाला केस है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस हम कई सारे देख चुके थे, बस मेरे को ये याद दिलाना था आपको कि कोवेरिएंस दो सिक्योरिटीज के बीच का कंबाइंड वेरिएशन था। तो हमने पहली सिक्योरिटी का वेरिएशन लिया, दूसरी सिक्योरिटी का वेरिएशन लिया और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि एक्स सिक्योरिटी का वेरिएशन भी परसेंटेज में होगा, दूसरा वाला भी परसेंटेज में होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने कहा कि अगर हमें इसको यूनिट फ्री बनाना हो, बिना यूनिट का बनाना हो, तो इट्स बेटर कि हम फिर क्या करें, हमने फिर कोवेरिएंस को दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से, एक्स और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। ये करते ही हमने इसको फिर एक नया नाम दे दिया, और नया नाम क्या दे दिया, कोरिलेशन। मतलब हम कोवेरिएंस को ही अगर दोनों सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे थे तो हमने कहा फिर आता था कोरिलेशन। कोरिलेशन की खास बात क्या थी कि इससे हम कुछ एटलीस्ट इंटरप्रिटेशन तो निकाल पाते थे, क्योंकि ये -1 और +1 के बीच में ही रहेगा, ना ज्यादा ना कम। -1 और +1 के बीच में, -1 से और नीचे नहीं जा सकता, +1 के ऊपर नहीं जा सकता, इन दोनों के बीच में रहेगा। -1 का मतलब है दो शेयर्स के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब एक सिक्योरिटी अगर 10% से बढ़ेगी तो दूसरी सिक्योरिटी 10% से घटेगी। और परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या था कि एक सिक्योरिटी 10% से बढ़ेगी तो दूसरी भी 10% से बढ़ेगी। दोनों में सेम डायरेक्शन का अगर मूवमेंट आए और सेम परसेंटेज से आए तो परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव में रिस्क मैक्सिमम होता था, परफेक्ट नेगेटिव में रिस्क मिनिमम होता था। इनके बीच में कहीं होगा तो फिर हम कह सकते हैं, अगर मान लो +1 के नजदीक है तो हम कहेंगे दो सिक्योरिटीज के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर ये +1 से थोड़ा दूर है, मान लो 0.1 है, तो हम कहेंगे दो सिक्योरिटीज के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, सही। -1 के नजदीक होगा तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, और -1 के नजदीक ज्यादा नहीं है, मतलब से -0.1 है, तो हम कहेंगे वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। 0 में हम कहते हैं कोई कोरिलेशन नहीं है। बात हम इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है अब। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें अब क्या बातें करनी है। कोवेरिएंस का और कोरिलेशन का फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अगर आपको लगता है वो याद नहीं है, पुरानी क्लास रिवाइज करने की नीड है, तो इट्स बेटर कि पहले आप पुरानी क्लास को, जिसमें मैंने कोवेरिएंस और कोरिलेशन को एक्सप्लेन किया है, या जहां मैंने वो क्वेश्चंस थोड़े बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए उसको, और उसके बाद फिर बीटा की कंप्यूटेशन पर आओगे तो बातें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है जी। तो आइए जरा अब हम इसको बीटा से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। आपको ये दो फॉर्मूलाज बेसिकली याद रखने हैं, कोवेरिएंस का और दूसरा कोरिलेशन का। आइए अब हम बीटा की कंप्यूटेशन को सीखेंगे, उससे पहले मुझे कोवेरिएंस का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवाइए कि क्या था कोवेरिएंस का। ठीक है ना। अगर हम कोवेरिएंस दो सिक्योरिटीज के बीच में निकालते हैं, एक सिक्योरिटी का नाम x है, दूसरी सिक्योरिटी का नाम y है, तो मुझे बताइए क्या फॉर्मूला होता है। सर इसका फॉर्मूला था, हम लेते थे x माइनस एक्स मीन, मतलब हम पहले सिक्योरिटी x का डेविएशन लेंगे, y माइनस वाई मीन, फिर हम सिक्योरिटी y का डेविएशन लेंगे, और उसको फिर हमने कहा था कि हम n से डिवाइड कर देंगे, ऐसा ही कुछ था। और अगर प्रोबेबिलिटी वाला केस था तो उसको फिर हमने कहा था प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने कहा भाई कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे x और y के बीच में कोरिलेशन निकालना है तो हमने कहा भाई देखो क्या करो, जो ये कोवेरिएंस निकाला है ना आपने, ये जो ऊपर कोवेरिएंस निकाला है, इसी को आप क्या कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आ जाता था, कोरिलेशन का। इसका मतलब कोरिलेशन के लिए हमें कोवेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, कोरिलेशन कंप्यूट करने के लिए हमको कोवेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, और कोवेरिएंस निकलने के बाद हम दोनों सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो फिर कोरिलेशन आता था। अब जरा एक बात और नोटिस करें, एक फॉर्मूला तो कोवेरिएंस का ये हो गया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी वाला केस होगा तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं वो बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक फॉर्मूला को बेस लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक फॉर्मूला तो कोवेरिएंस का ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसकी मदद से कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला और भी तो डिवाइस कर सकते हैं। क्या? अगर मैं इन दोनों को यहां ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोरिलेशन से बिटवीन x एंड y, तो ये भी हमें कोवेरिएंस देगा। आप समझिए यहां पर, अगर हम ये कहते हैं कि कोवेरिएंस निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, एक फॉर्मूला तो क्या है, x माइनस एक्स मीन y माइनस वाई मीन डिवाइड बाय n, या फिर x माइनस एक्स मीन y माइनस वाई मीन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी।
और दूसरा तरीका हम कह रहे हैं कि भाई जो कोरिलेशन का फॉर्मूला आपने लिखा था, इस कोरिलेशन के फॉर्मूला की मदद से भी तो कोवेरियंस निकाला जा सकता है। अगर मैं आपको दो सिक्योरिटीज का, मतलब आपको सिक्योरिटी एक्स का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे दूं, सिक्योरिटी वाई का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे दूं और दोनों के बीच का कोरिलेशन दे दूं, तो क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप कोवेरियंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये बात ना अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, बिकॉज बीटा का फॉर्मूला तभी याद रहने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं आपके लिए, मैंने आपको कहा कि भाई देखो कोवेरियंस निकालने का, मैं लिख रहा हूं फिर से, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बात ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूं। कोवेरियंस का मैंने बताया फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन, वाई माइनस वाई मीन, दो सिक्योरिटीज के बीच का जॉइंट डेविएशन है डिवाइड बाय एफ, ठीक है ना, ये कोवेरियंस आ गया। मैंने कहा फिर उसके बाद कोरिलेशन कैसे आता है, मैंने कहा कोरिलेशन के लिए क्या करना, आप दोनों सिक्योरिटीज के बीच का कोवेरियंस लेना और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर दीजिएगा। तो मैंने कहा इसकी मदद से हम कोवेरियंस निकाल सकते हैं। आपने कहा हाँ सर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इसको मैं अगर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी एक कोवेरियंस का तरीका है। ठीक, अब आ जाओ बीटा के पास। ये रहा बीटा। अब ध्यान रखें, बीटा जो है, पहली बात, एक सिस्टमैटिक रिस्क बताता है। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि हर एक शेयर, हर एक सिक्योरिटी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या लिस्टेड नहीं भी है, हर एक शेयर का इकोनॉमी के साथ एक कनेक्शन है, हर एक शेयर का इकोनॉमी के साथ एक कनेक्शन है। और हम ये बात मान के चलते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक बेंचमार्क इंडेक्स, जो कि सेंसेक्स या निफ्टी है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिप्रेजेंट हो रही है मार्केट से, और मार्केट रिप्रेजेंट हो रही है सेंसेक्स या फिर निफ्टी से। तो हम जब बोलते हैं बीटा, जब हम बीटा वर्ड बोलते हैं, तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि हर एक शेयर का मार्केट के साथ कनेक्शन है। मार्केट की बीटा को हमने 1 बोल दिया, हमने कभी देखो, हो सकता है कि हमारा शेयर मार्केट के रिस्पेक्ट में ज्यादा रिस्की हो या मार्केट के रिस्पेक्ट में कम रिस्की हो। कहने की बात ये है, जो मैं अब फाइनली कंक्लूड करना चाह रहा हूं, वो ये कि हर एक शेयर का मार्केट के साथ एक कोरिलेशन है। हर एक शेयर का, चाहे रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एशियन पेंट्स हो, हर एक शेयर का मार्केट के साथ एक रिश्ता है, मार्केट के साथ एक कोरिलेशन है। इसलिए जब हम बात करते हैं बीटा की, बीटा कंप्यूट करने की, तो यहां पर दो सिक्योरिटीज नहीं, यहां पर एक सिक्योरिटी और उसका कनेक्शन किसके साथ बिठाया जाता है, मार्केट के साथ। नॉर्मली जब हम कोवेरियंस निकालते हैं तो दो सिक्योरिटीज के आपस की बातचीत हो रही होती है कि दो सिक्योरिटीज के बीच में, इन्फोसिस और टीसीएस के बीच में क्या रिश्ता है। लेकिन यहां पर हमारा जब बीटा से मतलब होता है तो हम यहां पे दो सिक्योरिटीज के बीच में तो कंसर्न है ही नहीं, हम सिक्योरिटी और मार्केट से कंसर्न है। सिक्योरिटी जो कि मार्केट का ही एक हिस्सा है, और मार्केट, इन दोनों के बीच में हम एक जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहां पे चेक करें, हमने कहा बीटा कंप्यूट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि कोवेरियंस आपको निकालना है सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में। अब ये कोवेरियंस कैसे निकलेगा, देखो अभी तक हमने देखा कि हमें दो सिक्योरिटीज का मान लो पास शेयर का डेटा दे रखा था। इस बार दो सिक्योरिटीज का डेटा नहीं होगा, एक तो सिक्योरिटी का डेटा होगा, मान लो से रिलायंस का डेटा दे रखा है पिछले 5 सालों का, और दूसरा मार्केट का डेटा दे रखा होगा पिछले 5 सालों का। मार्केट मतलब सेंसेक्स या निफ्टी का डेटा दे रखा होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सिक्योरिटी का मीन निकालना है, फिर मार्केट का मीन निकालना है, मतलब जो भी पास शेयर का डेटा दे रखा है एवरेज करके मीन निकल जाएगा, दोनों के डेविएशंस निकाल लेने हैं, दोनों के डेविएशन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय n कर देंगे, कोवेरियंस आ जाएगा बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। तो कोवेरियंस वैसे ही निकलेगा जैसे निकलता था, बस इस बार दूसरी सिक्योरिटी नहीं है, दूसरा मार्केट है जो दूसरा वेरिएबल है। और उसके बाद हमने कहा भाई वेरिएंस ऑफ मार्केट से डिवाइड कर देंगे। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो हमने बीटा का जो फॉर्मूला दिमाग में रखना है, पहला फॉर्मूला वो ये कि सिक्योरिटी और मार्केट के बीच का कोवेरियंस, उसको डिवाइड करना है वेरिएंस ऑफ मार्केट, और वेरिएंस ऑफ मार्केट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर आपको डेटा दे रखा है फिर तो वेरिएंस ही पहले निकलेगा, भाई डेविएशन तो आप पहले निकालोगे, बाद में जाके हम स्क्वायर रूट करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, फिर हमें उसका वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने यहां पर बीटा का एक फॉर्मूला देखा कि बीटा का फॉर्मूला होता है याद रखने के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में रिलेशनशिप है, तो कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब मैंने आपको बताया कि कोवेरियंस निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या था कि दो सिक्योरिटीज का डेविएशन लेके डिवाइड बाय n कर दो, और दूसरा क्या था, दो सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो
और उसको कोरिलेशन से मल्टीप्लाई कर दो। मैं तभी बार बार पीछे रिपीट कर रहा था कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, दो सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, मतलब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, उसको कोरिलेशन से मल्टीप्लाई कर दो, यही कहा था आपको मैंने। तो यहां पर भी मैं ऐसा ही कुछ अगर कहूं, मान लो कि जो ये कोवेरियंस है, यहां पर सिक्योरिटी और मार्केट है, तो मैं अगर कहूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट, क्या मैं कोवेरियंस की जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देता हूं, क्या प्रॉब्लम है? और ये आपस में कट जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। फिर से आराम से, हमने कभी पहले बीटा का एक फॉर्मूला है, कोवेरियंस निकाल लीजिए सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में, डिवाइड कर दीजिए मार्केट के वेरियंस है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट्स है। इसी से ही हमने कहा एक फॉर्मूला हम और डिवाइड कर सकते हैं, कोवेरियंस की जगह आप पुट कर दीजिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट जो है वो कट जाएगा नीचे ऊपर, तो हमारा जो फाइनली फॉर्मूला रह जाएगा वो रह जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। अब आप देखिए, हमने फिर कहा कि देखो जो मैंने बात लिखी ना वो यहां पे लिखा, वी नो दैट कि कोवेरियंस दो सिक्योरिटीज के बीच में कैसे होता है, एक का स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोरिलेशन से। यही काम अगर सिक्योरिटी और मार्केट बीच में करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और दोनों के बीच का कोरिलेशन। मैंने इसी फॉर्मूला में ये पुट कर दिया और उसके बाद मैंने इसको काट दिया, तो हमारा बीटा का एक फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। मैं एक बार फिर से सारी बातें बोलूंगा ताकि बात आपको समझ में आ जाए। हमने कहा भाई देखो बीटा का, देखो मैं फाइनली बता रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा भाई देखो बीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला तो ये है कि आप क्या करें, कोवेरियंस ले लीजिए, किसके बीच में, सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में, और नीचे वेरिएंस ऑफ मार्केट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर ले लीजिए। फिर मैंने आपसे बोला कि भी देखो ये जो ये कोवेरियंस है ना, इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, इसको मैं दो बार लिख देता हूं, क्या दिक्कत है? ये आपस में कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। ये बीटा का दूसरा फॉर्मूला है। तो आपको ना फॉर्मूला बेसिकली ये दो याद रखने हैं। कौन से वाले? ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, और मैं सही बताऊं तो ज्यादा पॉपुलर जो एग्जामिनेशन में है वो ये वाला है। भूल जाओ तो आप समझें कि बीटा जो है वो सिक्योरिटी और मार्केट के बीच का रिलेशनशिप है, और बीटा रिस्क बताता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से बीटा को निकाला गया है। बीटा लेकिन कौन सा रिस्क बताता है? सिस्टमैटिक रिस्क बताता है। तो हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम लो, और मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के बीच के कोरिलेशन की। अब जैसे ही हम इसको कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके दिमाग में एक सवाल ये उठना चाहिए कि सर कोरिलेशन तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो इसका मतलब बीटा भी क्या नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और सच्चाई तो यह है कि बीटा एक नहीं दो चीजें बताता है। बीटा ये तो बताएगा ही बताएगा कि हमारा शेयर मार्केट के रिस्पेक्ट में कितना रिस्की है, साथ में हमारे शेयर की मूवमेंट मार्केट के साथ रहेगी कि मार्केट के अपोजिट रहेगी, ये भी बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज आपसे ये कहता हूं कि हमारी कंपनी का बीटा जो है वो 1.5 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 1% से ऊपर जाएगी तो हमारी कंपनी का शेयर 1.5% से ऊपर जाएगा, मार्केट 10% से ऊपर जाएगी तो हमारी कंपनी का शेयर 15% से ऊपर जाएगा। लेकिन मैं अगर इसके आगे एक साइन लगा दूं माइनस का, इसका मतलब हमारे शेयर और मार्केट के बीच में 1.5 टाइम्स का जो डेविएशन तो आएगा, लेकिन नेगेटिव यहां पर रिलेशन है, मतलब जो मूवमेंट होगी वो अपोजिट साइड में होगी। जनरली हम बीटा पॉजिटिव ही देखते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में आप ज्यादातर देखोगे तो सेम ही डायरेक्शन होती है, बीटा पॉजिटिव ही रहता है जनरली। अगर आप डेविएशन निकालोगे सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में तो आपको यही दिखेगा कि सिक्योरिटी और मार्केट जो है पॉजिटिवली ही कोरिलेटेड होती हैं ज्यादातर, पर कभी कभार एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बन जाया करते हैं। जैसे कोविड के दौरान आपने देखा पूरी मार्केट लहूलुहान थी, पूरी मार्केट गिर रही थी कोविड के दौरान, जब कोविड नया जब लॉकडाउन लगने शुरू हुए थे। लेकिन उसके बाद फार्मा कंपनीज के शेयर तो भागने शुरू हो गए, मार्केट डाउन जा रही है, फार्मा ऊपर जा रहा है। या फिर ये कहें उस टाइम एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़ा सा तेजी में आ गया था। तो एक कह सकते हैं कि हाँ
कई कई बार एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जहां पर मार्केट और सिक्योरिटी के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, पर अब फास्ट ट्रैक बैच है तो मैं चाह रहा हूं कि अब इसको यहीं पे रैप अप करके अपने कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो बीटा के दो फॉर्मूला याद रखोगे आप। पहला फॉर्मूला क्या कि कोवेरियंस सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में लेना है, और वेरिएंस ऑफ मार्केट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। और हमने इसी से फिर एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि बीटा का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। ठीक है जी। बीटा क्योंकि सिक्योरिटी का होता है, इसलिए कभी भूल जाओ तो ये याद रखना कि न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का आएगा। भूल जाओ तो ये याद रखना कि न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का आएगा। आइए जरा अब हम इस पर कुछ एग्जाम के एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। अपना ये क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट है एग्जामिनर का, दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया, और इस तरह के क्वेश्चन ना 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं, 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। हल्की फुल्की फिगर चेंज कर देगा आपके लिए और बाकी सब कुछ सेम ही रखेगा। हमसे पहले तो देखिए मांगा क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मांगा है, और क्योंकि आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रिटर्न ऑफ मार्केट मतलब आरएम दे रखा है, इसका मतलब हमें यहां पर जो फॉर्मूला लगाना है वो सीएपीएम का लगाना है। लेकिन सीएपीएम का फॉर्मूला लगाने के लिए उसने मुझे डायरेक्टली बीटा नहीं दिया, पर बीटा कैलकुलेट करने के लिए उसने मुझे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दी है। भाई हम जानते हैं कि बीटा निकालने का तरीका होता है, अभी हमने सीख लिया, बीटा निकालने का तरीका होता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी लेते हैं, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट करते हैं, और फिर हम कोरिलेशन ले लेते हैं सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में, है ना, यही फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एसेट और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जिस शेयर में हमने पैसा लगाया वो उसको एसेट का नाम दे रहा है, तो जिस एसेट में हम या जिस शेयर में हम पैसा लगा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.8 है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 है, और इन दोनों के बीच का कोरिलेशन दे रखा है 0.8। ठीक है जी। तो 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइड बाय 2.3 ये कुछ आ रहा है 0.97। दिस इज द बीटा। बीटा निकलने के बाद अब कुछ रह ही नहीं गया। अब आपको बेसिकली बीटा जब निकल गया है तो अब आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हम लेते हैं आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ, है ना जी। आर एफ हमें कितना दे रखा है 10, प्लस बीटा है 0.97 और आर एम है 16 माइनस 10, तो 10% प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो 0.97 से, 6 को मल्टीप्लाई करो 0.97 से, ये आता है 5.82, 15.82% इज द आंसर। ठीक है ना। तो बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है इस तरह का, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 15.82 ए इज द आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई इसको आप। ठीक है, चलिए आइए जरा आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2022 में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आप चेक कर लो। वही 2.8, 2.3, 0.8 यही 3 डेटा थे। बस अभी जो हमने क्वेश्चन किया वहां पर मार्केट का रिटर्न 16% था, मार्केट का रिटर्न 16 था। अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये वाला, इसमें मार्केट का रिटर्न 15% है, बाकी सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो इस क्वेश्चन को तो आप मेरे ख्याल से घर पे ट्राई कर ही लेंगे, इसको होमवर्क लिख लीजिए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ए आएगा, 14.85 आएगा, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 59 चेक कर लेते हैं। मिस्टर ए इज प्लानिंग टू बाय अ सिक्योरिटी, ठीक है जी, एंड इज इन डायलेमा, कह रहा कंफ्यूजन में है, रिगार्डिंग प्राइस टू बी पेड। फॉर दिस ही इज रिलाइंग ऑन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी, कह रहा कि हम सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल के उस पर रिलाई कर लेंगे। हेल्प हिम कैलकुलेट द एफोरसेड रेट इफ यू आर इन्फॉर्म्ड दैट सिक्योरिटीज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, कोरिलेशन दे रखा है दोनों के बीच में, और मार्केट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। और आप भी जानते हो सीएपीएम से जो रिटर्न निकलता है उसको हम कौन सा रिटर्न बोल रहे थे, फेयर रिटर्न बोल रहे थे, है ना, याद है ना आपको। यू मे एज्यूम दैट रिस्क फ्री सिक्योरिटी जो है उसका रिटर्न 8% का है, मार्केट का 12% का है।
मतलब हमें पहले वही काम करना है, पहले हमको बीटा निकालना है। बीटा कैसे निकलता है? बीटा निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। What is the standard deviation of security? 6%. What is the standard deviation of market? 5%. Multiplied by what? Multiplied by correlation, that is 0.6. यही हुआ ना? तो 6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 5, ये आता है 0.72। 0.72 का बीटा आ गया। और अब आपने क्या करना है? अब आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो सिंपली फ्री के मार्क्स हैं आपके। रिस्क फ्री 8% है, प्लस बीटा 0.72 है, और 12 माइनस 8, 8% प्लस 4 को 0.72 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो आता है 2.88, 10.88% इज द आंसर। मतलब बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आप देख लीजिए, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे एग्जाम में आते हैं बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गलती से भी आप प्लीज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट को अगर ऊपर कर दोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भूलना, अगर भूल जाओ कभी तो मैंने कहा ना, याद रखने का तरीका क्या है? बीटा किसका होता है? शेयर का कि मार्केट का? हम हमेशा हर एक शेयर का बीटा निकालते हैं, तो शेयर का ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली बीटा का फॉर्मूला उसने ना थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया। पहले मैं बीटा का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना? अभी मैंने बोला भी था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। कह रहा है बताइए बीटा जो है वो एक फैक्टर है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, क्या हमारे फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी है? हाँ जी है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, क्या हमारे फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी है? हाँ जी, डिनोमिनेटर में वो भी है। क्या हमारे फॉर्मूला में कोरिलेशन भी है? कोरिलेशन भी है। इसका मतलब बीटा इज अ फैक्टर ऑफ ऑल ऑफ द अबव। नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। उसने बेसिकली जो फॉर्मूला के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे लिख दिए और कहता है बताइए कि बीटा इनमें से किसका फैक्टर है? इन सभी का फैक्टर है। इन सभी को मिला के एक फैक्टर वैल्यू, एक वैल्यू आती है जो बेसिकली फैक्टर बोल देते हैं। इस फैक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? रिस्क प्रीमियम से। ठीक है, जून 2022 में क्वेश्चन आया था। है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन, कोई ऐसा मुश्किल तो है नहीं। आइए 61 भी एक बार देख लेते हैं। ये भी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली सीएपीएम का ही क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो मतलब मार्केट का रिटर्न दे रखा है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मांगा है अगर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज 0.9। उसने पोर्टफोलियो का बीटा पहले से ही दे रखा है आपको, तो बेसिकली सीएपीएम का ही मॉडल लग जाएगा आपके पास। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो ये तो सीएपीएम का ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ गया एक तरह से देखा जाए। 11% प्लस बीटा है 0.9, 18 माइनस 11 प्लस 7 को 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.3 आता है, तो 17.3% हो गया। सी इज द आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कर चुके हैं और पिछली क्लास में भी कर ही लिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अपना क्वेश्चन 62 करने से पहले, अभी क्वेश्चन 62 नहीं करवा रहा हूं मैं, पहले कुछ ऐसे ही बेसिक डिस्कशन कर रहा हूं, उसके बाद 62 पे बात करूंगा। देखिए सीएपीएम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ, है ना? आर एम माइनस आर एफ आप जानते हो क्या होता है? रिस्क प्रीमियम। आर एम माइनस आर एफ क्या है? कि मार्केट से कितना प्रीमियम मिल रहा है। मान लीजिए हम जो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अगर हम उसकी बात करें तो हमें 8% का मिलता है। हम जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बीटा मान लीजिए 1.5 का है, और मार्केट का मान लीजिए 20% का रिटर्न है, तो रिस्क प्रीमियम कितना हो गया? 12। रिस्क प्रीमियम कितना हो गया? 12। अब ध्यान से अपनी बात को सुना, 8 प्लस 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो ये आता है 18।
इस शेयर से जो टोटल मुझे रिटर्न मिलेगा वो 26 का मिलेगा, ये बात आप समझते हो। इस शेयर से टोटल रिटर्न कितना मिलेगा? 26 का मिलेगा। अब ध्यान से सुना मेरी बात को, मार्केट का रिस्क प्रीमियम जो है वो 12% का है, अगर मैं मार्केट की बात करूं, सेंसेक्स की बात करूं, निफ्टी की बात करूं। लेकिन मैंने जिस शेयर में पैसा लगाया है, अगर मैं इस शेयर के रिस्क प्रीमियम की बात करूं कि इस शेयर से मुझे रिस्क प्रीमियम कितना मिला है, तो आप क्या कहेंगे? सर इस शेयर से आपको रिस्क प्रीमियम 18% का मिला है। भाई 8 का तो रिस्क फ्री है, इस शेयर से जो रिस्क प्रीमियम मिला है वो 18 का मिला है। मुझे ज्यादा क्यों मिला है मार्केट से? क्योंकि मेरा शेयर मार्केट से 1.5 गुना ज्यादा रिस्की था। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनेगा जो मैं बोलूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर सपोज हम कहते हैं आर एम माइनस आर एफ, अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं तो दिस इज नोन एज रिस्क प्रीमियम ऑफ मार्केट, ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम है। लेकिन अगर मैं बीटा को मल्टीप्लाई कर कर जो फिगर आती है, रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं और फिर जो फिगर आती है, हम बोलेंगे ये जो है ये रिस्क प्रीमियम है सिक्योरिटी का। किसका है? सिक्योरिटी का। मार्केट का रिस्क प्रीमियम तो क्या है? सिर्फ आर एम माइनस आर एफ। इस आर एम माइनस आर एफ को मैं अगर अपने शेयर के बीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे शेयर पर मुझे क्या रिस्क प्रीमियम मिलेगा, ये वो आ जाएगा। जैसे हमारे इस एग्जांपल में 1.5 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो 18% है, 12 तो क्या है? मार्केट का रिस्क प्रीमियम। 18% क्या है? जिस शेयर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिस्क प्रीमियम। आती है बात समझ में? अब क्वेश्चन पढ़िएगा जो हमने यहां पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है मार्केट का, ठीक है जी। रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स कह रहा है, जो स्टॉक एक्स जो सिक्योरिटी का नाम है वो एक्स है, उसका 25% का रिटर्न हमको मिलता है। रिस्कलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% का है। अब आप जरा सोचिए, इस शेयर पर मुझे रिस्क फ्री से ऊपर कितना मिला? 20%। तो अब ना यहां ना कई बच्चे पता है कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमसे सिर्फ रिस्क प्रीमियम मांगा है, और कई बच्चे इस बात पे ही गड़बड़ कर देते हैं। वो सोचते हैं रिस्क प्रीमियम मांगा है और वो आरएम निकालने की कोशिश करते रहते हैं। आरएम की मुझे यहां जरूरत ही नहीं है, उसने मुझसे रिस्क प्रीमियम किसका मांगा है? रिस्क प्रीमियम एक्स स्टॉक का मांगा है, कि जिस शेयर में मैंने पैसा लगाया है उसका रिस्क प्रीमियम कितना मिला है मुझे। भाई रिस्क फ्री के ऊपर जो भी मिलता है सब रिस्क प्रीमियम ही तो है। रिस्क फ्री के ऊपर जो भी मिलता है वो सब रिस्क प्रीमियम है। तो मुझे 5 के ऊपर कितना मिल रहा है? मुझे 5 के ऊपर मिल रहा है 20%। और तो रिस्क प्रीमियम और किसका? स्टॉक एक्स का। रिस्क प्रीमियम किसका? स्टॉक एक्स का। कितना हो गया? 25 का रिटर्न मिल रहा है, 5 तो हमें वैसे भी मिल जाता। तो रिस्क प्रीमियम कितना मिला है? रिस्क लेने का रिवॉर्ड 20% का मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। देखिए अगला जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का क्वेश्चन है, और पास्ट में कभी सी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में दिया है, ऑफ कोर्स इसमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के वो एमसीक्यू बना के पूछ ही सकता है, इसलिए इसको करना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए जरा पढ़ लेते हैं। कहना द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ, इसने सिक्योरिटी को अल्फाबेट एफ से डिनोट किया है और मार्केट को अल्फाबेट पी से डिनोट किया है। एफ के और पी के रिटर्न दे रखे हैं, मतलब मार्केट के और सिक्योरिटी के रिटर्न दे रखे हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, मतलब पास्ट ईयर का डेटा नहीं है, एस्टिमेट्स है, फ्यूचर एस्टिमेट्स है। और सबसे पहले तो उसने हमसे एक्सपेक्टेड रिटर्न ही मांग लिया, मतलब मीन की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। भाई अब वो एक्स बोले वाई बोले, नामकरण में क्या रखा है? मेन जो हमें वर्किंग करनी है वो तो हमको पता ही है। अब उसने सिक्योरिटी को अल्फाबेट एफ से नोट किया है तो हम भी एफ ही बोल देते हैं। तो अगर हमें मीन निकालना हो तो हमें फिर क्या करना होगा? हमें फिर हम क्योंकि एफ से नोट कर रहे हैं तो एफ बार निकालना होगा, है ना। और वो कैसे निकलेगा? 30 इंटू पहले वाला रिटर्न उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे वाला रिटर्न उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरे वाला रिटर्न उसकी प्रोबेबिलिटी। ये कितना हो जाएगा हमारा? 9 प्लस 8 प्लस 0 17%। इसका मतलब डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने हमसे मांगा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? पी बार से। पहला रिटर्न यहां पे नेगेटिव दे रखा -10, -10 इंटू 0.3।
दूसरा रिटर्न है 20 और तीसरा 30। 20 इंटू 0.4 प्लस 30 इंटू 0.3, ये हो गया -3 प्लस 8 प्लस 9, करो भाई टोटल करो उसका, 14 आ रहा है सर। कैलकुलेटर क्या ऐसे ही हो गया, 14 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये दो बेसिक काम तो हमने कर लिए भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी मीन निकाले तो निकाल दिया हमने। अगली बात क्या पूछता है, अगली बात हमसे पूछता है कोवेरियंस निकालने के लिए कह रहा बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी। कोवेरियंस का ऐसा करते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमारे सामने पहले क्लियर हो कि हमें क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है। अब आपको कोवेरियंस का वैसे याद है फॉर्मूला क्या था सर? कोवेरियंस हम निकालते थे दो सिक्योरिटीज के बीच में। हमने पहले लिखा था अगर मान लो एक्स और वाई के बीच में निकालना है तो हम एक्स के डेविएशन मतलब एक्स माइनस एक्स मीन, वाई के डेविएशन मतलब वाई माइनस वाई मीन और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। नहीं, ऐसा ही कुछ कर रहे थे। यहां पर एक्स की जगह एक है सिक्योरिटी जिसको हम अल्फाबेट एफ से डिनोट कर रहे हैं और दूसरा है मार्केट जिसको हम अल्फाबेट पी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें एफ के डेविएशंस लेने हैं एफ के मीन से, मार्केट के डेविएशन लेने हैं मार्केट के मीन से, और इनको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? प्रोबेबिलिटी से। एफ मीन हम ऊपर निकाल चुके हैं, एफ मीन निकाला था 17% और मार्केट का मीन भी हमने ऊपर निकाल लिया है 14%। और अब आपको बेसिकली क्या करना है? अब आपको बेसिकली ये कैलकुलेशंस कर देने हैं, आ जाएगा कोवेरियंस। चलिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहां पर कॉलम बना लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। हमारे पास प्रोबेबिलिटीज 3 गिवन है। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है? 0.3, 0.4, 0.3। ये लो जी, 0.3, 0.4 और 0.3। फिर हम एफ के मतलब सिक्योरिटी के रिटर्न्स लिख लेते हैं। सिक्योरिटी के हमारे रिटर्न्स दे रखे हैं 30, 20 और 0। सिक्योरिटी के रिटर्न्स कितने हैं? 30 है, 20 है और 0 है। फिर हम सिक्योरिटी के डेविएशंस निकाल लेते हैं। एफ माइनस एफ बार, 30 माइनस 17 होता है 13, 20 माइनस 17 होता है 3, 0 माइनस 17 होता है -17। उसके बाद फिर हम पी के रिटर्न लिख लेते हैं। पी के रिटर्न में पहले वाला तो मुझे याद है माइनस में था, -10 था, और दो रिटर्न हमारे थे 20 और 30, 20 और 30। और उसके बाद हम मार्केट के भी डेविएशन रिटर्न निकाल लेंगे, पी माइनस पी बार, -10 -14 ये हो जाएगा -24, 20 -14 हो जाएगा 6, 30 -14 हो जाएगा 16। और अब हमें क्या करना है? हमें एफ माइनस मतलब एफ के डेविएशंस लेने हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है मार्केट के डेविएशंस को, और एवरेज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी से। आपको आई होप कि सब कुछ याद है, ये बातें हम कर चुके हैं। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? -24 से, और प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? 0.3। जरा ये करके बताओ सारा कितना आता है? माइनस में आ रहा है भाई ये तो, 13 इंटू 24 इंटू 0.3, ये हो गया -93.6, -93.6। ठीक ऐसे ही यहां पर अगर हम डेविएशन देखते हैं तो 3 है, 6 है, 0.4 है, तो 18 इंटू 0.4 होता है 7.2। ऐसे ही यहां पर भी अगर हम देखें तो -17 एक डेविएशन है, 16 है और 0.3 है। ये भी एक और नेगेटिव, 17 इंटू 16 इंटू 0.3, 81.6 और माइनस का साइन। इसका टोटल कर दो। सर ये तो वेरिएंस नेगेटिव में आ रहा है, कोवेरियंस बिल्कुल नेगेटिव में आ रहा है। अब अगर कोवेरियंस नेगेटिव है इसका मतलब बीटा भी इस बार नेगेटिव ही आने वाला है। चलो वो देख लेंगे, बट फिलहाल -93.6 -81.6 और 7.2 के आगे प्लस का साइन है। इसको अगर आप जोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो 93.6 और 81.6 और 7.2 ये आता है 168 माइनस में आता है। अब यहाँ सिंपल मैथ्स है, मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। -168 आता है, ठीक है। आपको तो अगर ये कैलकुलेट करने में तकलीफ हो रही है तो पहले प्लस वाला लिख लो, 7.2 लिख लो। 7.2 में से आप माइनस कर दो 93.6, माइनस कर दो 81.6, आपके पास आ जाएगा। नहीं, कुछ बच्चों को हो सकता है मैथमेटिकली दिक्कत आ रही हो तो ऐसे कर सकते हो, और आप एक और तरीका भी है 93.6 लिखकर आपके कैलकुलेटर पर माइनस साइन लगाने का भी एक बटन होता है, तो आप माइनस का साइन लगा लीजिए, ठीक। बाकी बेसिक कैलकुलेशन है। -168 इज द आंसर, इसका मतलब डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या निकल आया? हमारा कोवेरियंस निकल आया सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में,
चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा है बीटा निकालना है। अब बीटा निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, सर कोवेरियंस तो हमने निकाल ही रखा है, इसको वेरिएंस ऑफ मार्केट से डिवाइड कर देते हैं। बीटा निकालने का जो एक तरीका है कि कोवेरियंस तो हमारे पास एफ और पी के बीच में है ही, और वेरिएंस ऑफ मार्केट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी जो है वो आप ले लीजिए। इसको अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे लिखो, वेरिएंस ऑफ पी, है ना, वेरिएंस ऑफ पी ले लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब एफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मतलब पी, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन एफ एंड पी। मुझे बताओ कि इस सिनारियो में जो आपको ओबी गिवन है, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है? सर मुझे तो पहला ही लग रहा है, क्योंकि अगर हम पहले वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो सिर्फ हमको वेरिएंस ही निकालना है मार्केट का बस, क्योंकि कोवेरिएंस तो निकला हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरा वाला निकालने की सोचते हो तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको दोनों के भी, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना पड़ेगा, एफ का भी और पी का भी, और फिर आपको कोरिलेशन भी निकालना पड़ेगा। काम काफी बढ़ जाएगा। तो बेहतर है कि हम कौन सा रास्ता चुने, कोवेरिएंस तो निकला ही हुआ है, हम क्यों ना बस मार्केट का वेरिएंस निकाल देते हैं। और वेरिएंस तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो है, छतरी को इग्नोर करना है नहीं। तो मैं आपके साथ पहले वाला फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, दूसरा वाला मैं आपको कहूंगा आप होमवर्क पे ट्राई करना, घर पे ट्राई करना। सर आंसर वही आएगा जो हम अभी निकालेंगे भाई, बीटा दोनों फॉर्मूला से आएगा तो सेम ही ना। तो आप चाहे पहले वाला फॉर्मूला लगाएं या दूसरा वाला लगाएं, एक से मैं करवा रहा हूं, दूसरा आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आइए अब हम क्या करें, क्योंकि कोवेरिएंस हमारे पास है, हमें मार्केट का वेरिएंस निकालना है। मार्केट मतलब पी, पी जो है वो -10 है, 20 है और 30 है ना। इसके डेविएशंस निकालेंगे। पी मीन कितना था 14, अभी ऊपर करा हुआ है हमने ये काम, 20 - 14 6, 30 - 14 16। वेरिएंस निकालने के लिए इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, 24 का स्क्वायर करो भाई, 24 × 24 576, 6 × 6 36, 16 × 16 256। प्रोबेबिलिटी बताइए सर, 0.3, 0.4, 0.3। तो डेविएशंस को अगर मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू कंप्यूट वेरिएंस। इतना तो मैं आपसे प्रिज्यूम आपके साथ कर ही सकता हूं, मैंने कराए, ऐसा भी नहीं कि मैं यहां पर कोई बहुत ज्यादा ही फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा रहा हूं कि सब कुछ आपसे ही उम्मीद करके बैठा हूं कि आप ही को पता होगा। मैंने आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाई दिए। 76.8 264 आ रहा है, वेरिएंस 264 आ रहा है। ये सीधा वेरिएंस आ गया ना। नंबर ऑफ ईयर होते तो फिर क्या करते हम, नंबर ऑफ ईयर अगर होते तो फिर ये वाला स्टेप नहीं होता, P - P मीन के स्क्वायर को टोटल करके इसी को n से डिवाइड कर देते हैं, याद है ना आपको कुछ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेट्स गिवन है मतलब प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो हमें वेटेड एवरेज लेना होता है, तो जो भी डेविएशंस आते हैं उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ये जो कॉलम आता है इसका टोटल कर देते हैं, यही वेरिएंस है। इसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, लेकिन हमें वेरिएंस ही चाहिए। तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया सर, बीटा का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, कोवेरिएंस चाहिए होता है। कोवेरिएंस तो हमने ऊपर निकाल रखा है, कितना था, -168 -168 अपॉन वेरिएंस 264, -168 अपॉन 264, 168 अपॉन 264 -0.6363 आ रहा है। तो क्योंकि आंसर्स अप टू 2 प्लेसेस हैं तो हम 0.64 लिख देते हैं, 0.636 है तो उसको 0.64 लिख देंगे। तो -0.64 का मतलब हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब घर पे आपका होमवर्क क्या है, बीटा का जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट तो 264 का ही स्क्वायर रूट करके निकल आएगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकालना है,
और दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन कैसे निकलता है ये आपको पता है, कोवेरियंस लेते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ मार्केट कर देंगे तो कोरिलेशन भी आ जाएगा। तो इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा और आंसर तो वही आएगा ऑफ कोर्स 0.64 माइनस 0.64, आंसर यही आएगा अगर आप इसको घर पे भी ट्राई करेंगे। देखिए हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो एक थियोरेटिकल एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और वो है रिस्क का क्लासिफिकेशन, जो कि हम इस टॉपिक में करते हैं दो तरह के रिस्क में, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क में। आपको याद होगा हमने सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में भी, जब हम उसका रिवीजन कर रहे थे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हमने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को जो है डिस्कस किया था। बट क्योंकि इस टॉपिक में फिर से आया है, इस टॉपिक से भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं, तो एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क था जिससे हम बच नहीं सकते। हम अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं, कितना ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना दें, हर एक सेक्टर से हम अपने स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स रखें, हम सिस्टमैटिक रिस्क से नहीं बच सकते। अब जैसे कि आप मुझे सोच के बताइए, सेंसेक्स जो है आप जानते हो 30 शेयर्स का कलेक्शन है, तो सेंसेक्स भी तो एक तरह का पोर्टफोलियो हो गया, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सेंसेक्स में हर सेक्टर से आपको शेयर मिलेंगे, आपको बैंकिंग सेक्टर से मिलेंगे शेयर, उसमें एचडीएफसी बैंक है, आपको ऑयल एंड गैस से मिलेगा ओएनजीसी है, आपको पेंट सेक्टर से मिलेगा एशियन पेंट्स है। कहने का मतलब है आपको बैंकिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर, आपको ऐसे ही पेंट्स का सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, हर सेक्टर से शेयर मिलेंगे। जब सेंसेक्स खुद ही नहीं बच पाता, सिस्टमैटिक रिस्क अगर कोई आता है, कोई भी मैक्रो फैक्टर जब आता है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो, ऑयल के प्राइसेस हो, फॉरेन करेंसी का रिस्क हो, इन्फ्लेशन का रिस्क हो, इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क हो, हर तरह के रिस्क से जब सेंसेक्स नहीं बच पाता तो हमारा पोर्टफोलियो कहां से बचेगा। तो सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो एक मैक्रो लेवल का रिस्क है, इसकी चपेट में पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब पूरी की पूरी मार्केट आती है। ये बात आपको याद है, हमने बात की थी। इस रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल है। आप जितना ही मर्जी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लीजिए, अगर मार्केट डाउन है तो आपके पोर्टफोलियो में भी गिरावट आनी ही आनी है। ये कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर किसी सिटी में अर्थक्वेक आया है, तो अगर ऐसा थोड़ी है कि आप किसी और के घर में चले जाएंगे तो अर्थक्वेक से बच जाएंगे, नहीं, अर्थक्वेक आया है तो सभी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर ही रहा है। हाँ, ये जरूर है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, ये बीटा पे डिपेंडेंट करता है कि किसको ज्यादा करेगा किसको कम करेगा, लेकिन अफेक्ट तो सबको करेगा। ठीक ऐसे ही हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क जो है, इससे आप बच नहीं पाएंगे, ये तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसे ही अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या थे, वो कंपनी यूनिक थे कंपनी के लिए, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क था, कंपनी का उधारी बहुत ज्यादा है और आपको पता है उधार के तो पता नहीं कितने लोग शिकार हुए, कितनी कंपनियां बंद हुई हैं बहुत ज्यादा उधार के चलते। जो भी पीछे कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं, अगर आपका सबका एक मेन कारण देखोगे, फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में फ्यूचर ग्रुप का हमने देखा पीछे जो हाल हुआ, जबकि फ्यूचर ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप था, एक्सेसिव डेट की वजह से ही तो शिकार हो गया। नहीं तो जब उधारी बहुत ज्यादा होती है तो वो बैंकरप्सी की तरफ ले जाती है। तो ये हमारा हो सकता है कि हमारा स्पेसिफिक रिस्क है, भाई उधार लो लेकिन देख के लो। हमारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, एमडी ने रिजाइन मार दिया, ऑडिटर ने रिजाइन मार दिया, नहीं, हमारा प्रोडक्ट खराब निकला, इसकी वजह से हमें प्रोडक्ट वापस करने पड़े। कई बार गाड़ियां खराब होती हैं तो प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम देखते हैं कई बार कि गाड़ियां डिफेक्टिव पहुंच गई कस्टमर के पास, जैसे ओला की आपने पीछे देखा होगा, न्यूज आई थी जब कई सारे बैटरी की वजह से स्कूटी में आग लग गई थी, तो वो रिकॉल करके उनको ठीक करवा के फिर कस्टमर को वापस देना पड़ा। तो कई सारे कारण हो सकते हैं जो कंपनी स्पेसिफिक है, इससे एक कंपनी का ही शेयर नीचे जाएगा, बाकी पूरी मार्केट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आइए जरा वापस देखते हैं, हम ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। पहले कहां पे की थी, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे थे। हम कहते हैं भाई सिस्टमैटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि जब पूरा का पूरा सेंसेक्स निफ्टी ही नहीं बच रहा तो हमारा पोर्टफोलियो कहां से बचेगा। और ये कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल क्यों है, क्योंकि अगर हम पोर्टफोलियो बना लेंगे, बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, अगर मैं किसी एक ही शेयर में अपना सारा पैसा नहीं लगाऊंगा, आरकॉम का एग्जांपल आप याद करें, तो हम अगर डाइवर्सिफिकेशन कर लेंगे तो हम इस रिस्क से बच जाएंगे। एक कंपनी अगर खराब निकल भी गई तो हमारा पोर्टफोलियो जो ओवरऑल बेसिस पर है वो इंटैक्ट रहेगा। ये मैक्रो नेचर का है, ये माइक्रो नेचर का है। मैक्रो मतलब बड़े स्केल पर है, ये मैक्रो मतलब एक कंपनी के लेवल पर ही है। ये नॉन डाइवर्सिफेबल है, ये कांस्टेंट रहता है। आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको एक एमसीक्यू करवाया था, मैं यहां पर वो फिर से डिस्कस करूंगा क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था उसका कि हमने एक एमसीक्यू ये किया था, एग्जाम में आया था कि सिस्टमैटिक रिस्क जो है
क्या डाइवर्सिफिकेशन से बढ़ता घटता है या कांस्टेंट रहता है, ऐसा कुछ था उसमें। तो हम कहते हैं भाई डाइवर्सिफिएबल, क्योंकि ये होता नहीं इसलिए डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि ये रिमेन्स कांस्टेंट। हालांकि इट कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिएबल रिस्क है। अगर हम बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एक आध शेयर खराब निकलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट ने ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में, अपने टिप्स पे अच्छे से रख लो कि ये 3 एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल के कहने पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 3 एग्जाम्पल्स पे कवर अप कर दिया सिस्टमैटिक रिस्क को। इंटरेस्ट रेट का रिस्क, आरबीआई रेट्स के साथ छेड़खानी करता रहता है, इससे मार्केट पे असर पड़ता है। परचेजिंग पावर मतलब इन्फ्लेशन का रिस्क, महंगाई बढ़ती जाएगी तो ये भी मार्केट पे असर डालता है। और तीसरा मार्केट रिस्क बोल दिया, मतलब और सारे फैक्टर कहीं ना कहीं इसी में कंसिडर हो गए, मतलब कि फॉरेन करेंसी का रिस्क, ऑयल का रिस्क, ऑयल के प्राइसेस का रिस्क, ऐसे ही जियो पॉलिटिकल कंडीशंस आ गई, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर है, या फिर आप कह सकते हो पीछे अभी कैलेमिटी आ गई जैसे कोरोना आ गया, तो वो भी बेसिकली एक तरह का सिस्टमैटिक रिस्क है। तो मार्केट रिस्क बोल दिया जो पूरी मार्केट को अफेक्ट करता हो। तो 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, कौन कौन से? इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, और तीसरा कौन सा? मार्केट रिस्क। और यहां पर बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क बोला है हमारे इंस्टीट्यूट ने जब इसके एग्जांपल दिए। ये दोनों रिस्क मैं आपको पढ़ा चुका हूं लेवरेजेस चैप्टर में। अगर हमारी आप याद करो, जब मैं आपको बिजनेस रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क कंप्यूट करवा रहा था, तो क्या वो पूरी मार्केट का करवा रहा था कि किसी एक कंपनी का करवा रहा था? किसी एक कंपनी का। अगर किसी एक कंपनी का मान लीजिए फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? उसकी उधारी बहुत ज्यादा है। उसकी उधारी बहुत ज्यादा है तो बैंकरप्ट वो अकेली होगी कि सारी मार्केट को लेके डूबेगी? वो कंपनी अकेली बैंकरप्ट होगी। अगर हमारा बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा है, हमारे फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमारे पास एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है, तो कल को अगर मान लो कोविड जैसी सिचुएशन आएगी तो यही कंपनी है जो रेवेन्यू आने के बंद होने पर खर्चा नहीं निकाल पाएगी और फिर से बंद होने की कगार पे आ जाएगी। तो अगर हमारे बिजनेस रिस्क है, मतलब हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन खराब है या फिर हमारी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो हमें ही असर डालेगी ना, सब पे नहीं डालेगी। बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के मैं आपको तरीके बता चुका हूं। लेवरेजेस टॉपिक में हमने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखा है। उसका रेगुलर बैच की भी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसका डिटेल रिवीजन भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो अब आपको 4 ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। पहला, सिस्टमैटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल है। क्यों? क्योंकि पूरी मार्केट ही चपेट में आती है, और ये कंट्रोलेबल है। सिस्टमैटिक रिस्क मैक्रो है, अनसिस्टमैटिक रिस्क माइक्रो है। सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में अगर हम कहें तो ये हम कहते हैं कि कांस्टेंट रहता है क्योंकि डाइवर्सिफिएबल नहीं है, लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ये डाइवर्सिफिकेशन से घट सकता है, रिड्यूस हो सकता है। फिर इसके 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। इन्फ्लेशन मतलब परचेजिंग पावर का रिस्क, इंटरेस्ट का रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क, और तीसरा जो है मार्केट रिस्क। और यहां पर 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। आइए इसके बेसिस पर अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर ही तीनों ये स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से पूछता है कि बताइए कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट तो इसलिए इनकरेक्ट होगी क्योंकि उसने सिस्टमैटिक रिस्क को माइक्रो बोल दिया, जबकि माइक्रो नेचर का नहीं होता, अनसिस्टमैटिक रिस्क माइक्रो नेचर का होता है। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है सिस्टमैटिक रिस्क इज कंट्रोलेबल। सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोलेबल बोल के ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट में कहता है सिस्टमैटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल होता है, बिल्कुल ठीक है, और ये मैक्रो नेचर का भी होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब सी जो है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, सी करेक्ट स्टेटमेंट है। जून 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। नहीं है इंटरेस्ट रेट रिस्क। कौन कौन से 3 बता रखे हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने? इंटरेस्ट रेट, परचेजिंग पावर और तीसरा मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क सिस्टमैटिक होता है, मार्केट रिस्क सिस्टमैटिक होता है, परचेजिंग पावर रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बिजनेस रिस्क इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक, डी इज द आंसर। आप देखिए सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डिस्कस किया था, बट एक बच्चे का जैसे डाउट था मैंने कहा था, इसलिए मैंने यहां पर फिर से इसे टेकअप कर लिया। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो सिस्टमैटिक रिस्क इज लाइकली टू। जब हमने कहा जैसे मान लो निफ्टी है, पहले सेंसेक्स हुआ करता था, सेंसेक्स में 30 शेयर थे, बाद में निफ्टी आया, निफ्टी में 50 शेयर कर दिए गए। क्या निफ्टी आने से निफ्टी का रिस्क कम हो गया क्या? आप देखोगे अगर सेंसेक्स ऊपर है निफ्टी भी ऊपर है, सेंसेक्स नीचे है निफ्टी भी नीचे है। इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन अगर हमने बढ़ा भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस रिस्क विल रिमेन कांस्टेंट। इसलिए हम इसके लिए कहते हैं कि ए इज द आंसर। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो
सिस्टमैटिक रिस्क इज लाइकली टू रिमेन कांस्टेंट। हाँ, अनसिस्टमैटिक रिस्क जरूर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज वहां पर हमको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए अब ऐसा करते हैं कि अपने डिस्कशन को अब हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास ना हमारी अब डोमिनेंटली रहने वाली है थियोरेटिकल क्लास। हम अब अगली क्लास में बहुत सारे थियोरी कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटी एनालिसिस टॉपिक में दे रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और वो सब हम जब डिस्कस कर लेंगे, और कुछ हमें मिसलिनियस कॉन्सेप्ट भी इस टॉपिक के डिस्कस करने हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज हैं वो सब के सब मैं आपको सॉल्व करवा दूं कॉन्सेप्ट के साथ बताते हुए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।